हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल का जो हमारा विषय था वह था द्वीप समूह। चूँकि जो मूल विषय है वह विषय यह है कि भारत के तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का हमें अध्ययन करना था। लेकिन मैंने क्या किया कि सबसे पहले द्वीप समूहों का अध्ययन कर लिया, और जब द्वीप समूहों का अध्ययन कर लिया तो उसके बाद अब बच क्या रहा है? तटीय मैदान। और यह भारत का भी एक प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश है, और इस भौतिक प्रदेश का भी हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस भौतिक प्रदेश का जो हम अध्ययन करेंगे तो यह तो ऐसे सामान्य तरीके से देखा जाए तो बहुत ही साधारण टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब इस टॉपिक को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो यह टॉपिक हमारी क्या है? ऊपर बोर्ड पे लिखा गया है तटीय मैदान। द्वीप समूह नहीं पढ़ेंगे, द्वीप समूह की चर्चा हम कल वाली क्लास में कर चुके थे। आज सिर्फ और सिर्फ तटीय मैदान की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमें देखना यह है कि तटीय मैदानों की उत्पत्ति कैसे हो गई, चाहे तटीय मैदान किसे कहते हैं। तो तटीय मैदान का मतलब ये भी हो सकता है कि नदियों के किनारे जो स्थित समतल प्राय मैदान होते हैं उन मैदानों को भी तो हम तटीय मैदान कह सकते हैं। और दूसरा तटीय मैदान वे होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। वास्तव में हम तटीय मैदान कहेंगे किसको? तो जो नदियों के किनारे पाए जाने वाले मैदान होते हैं, समतल मैदान होते हैं, उन समतल मैदानों को हम सिर्फ मैदान पढ़ते हैं। या उत्तर के विशाल, चूँकि उत्तर के भाग में नदियाँ हैं तो उत्तर के विशाल मैदान, जिस हिस्से में नदियाँ हैं उस नदी का मैदान कहते हैं। तटीय मैदान उसे नहीं कहते। तटीय मैदान किसे हम कहेंगे? तो तटीय मैदान का मतलब होता है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीप की परिभाषा मैं बार बार बता चुका आप लोगों को कि प्रायद्वीप उस भूखंड को कहते हैं जिस भूखंड के तीन तरफ की सीमाएं जल से बनी हो। तीन तरफ की सीमाएं जल से बनी हो, उस भूखंड को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपने भारत को ही देख लीजिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो यह भाग कौन सा, किस नाम से जाना जाएगा? प्रायद्वीप। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के दोनों किनारों पे, मतलब पूर्वी किनारों पे और पश्चिमी किनारों पे कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और उन पहाड़ियों को हम घाट के नाम से जानते हैं। जैसे आपने या हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री, और फिर पढ़ा था पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में हमने क्या पढ़ा? गरजात पढ़ा, नल्ला मलाई पढ़ा, सेवराय पढ़ा, जवादी पढ़ा। ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इन दोनों पहाड़ियों से, चूँकि पश्चिमी घाट की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट से और पश्चिम तथा समुद्र से पूरब, मतलब क्या देखते हैं, यह पश्चिमी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट में जो रेड कलर से रेखा बनाई गई है, यह रेड कलर से रेखा क्या है? पहाड़ी। और इसके पश्चिम चलते हैं तो हरे कलर से एक फील्ड दिखाई दे रहा है, और इधर आते हैं तो इधर क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर से पूरब तथा पश्चिमी घाट से पश्चिम, जो बीच का भूभाग है उसी भूभाग को हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान। लेकिन कौन सा तटीय मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्व की तरफ चलते हैं तो यहाँ से आप चलेंगे तो पालनी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी, ऊपर चलते हैं शिवराय के ऊपर जवादी, यहाँ पे नल्ला मलाई, यहाँ पे मलाईगिरी और गरजात पहाड़ियाँ। तो जो ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन पहाड़ियों के पूरब, जो ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के पूर्व तथा बंगाल की खाड़ी या सागर के पश्चिम, अर्थात दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत के मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाएगा, और जिन दो भागों में बांटा जाएगा, एक पूर्वी तटीय मैदान होगा और एक कौन सा होगा? पश्चिमी तटीय मैदान होगा। लेकिन एक चीज़ हम चर्चा कर लें कि इस तटीय मैदान की लंबाई कितनी है। तो तटीय मैदान की लंबाई की यदि हम मुख्य भूभाग की बात करते हैं, मुख्य भूभाग का मतलब यही हमारा मुख्य भूभाग है, और इस मुख्य भूभाग की यदि हम बात करते हैं तो यह लंबाई हमें मिलती है कितनी? 6100 किलोमीटर। मतलब क्या? 6100 किलोमीटर मुख्य भूभाग की लंबाई। मुख्य भूभाग की जो तटीय मैदान है, उस तटीय मैदान की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीप समूहों को मिला लें, और द्वीप समूहों में किन द्वीप समूहों को? तो विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह,
इन सबको मिला लेते हैं तो 7516 किलोमीटर, मतलब 7516 किलोमीटर के आसपास लंबाई मिल जाती है। लेकिन हमें उनको तो जोड़ना नहीं है, हमें बस मुख्य भूभाग की ही बात करनी है। और जब मुख्य भूभाग की बात करेंगे तो यहाँ से हम जब चलते हैं तो यहाँ से होकर के और यहाँ तक आते हैं तो यह हमें लंबाई कितनी मिलती है, 6100 किलोमीटर। और जो 6100 किलोमीटर ये लंबाई मिल रही है तो यही तटीय मैदान है। और इसी तटीय मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। कन्फ्यूजन की बात यह है, पश्चिमी तटीय मैदान को पश्चिमी घाट नहीं कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान को पूर्वी घाट नहीं कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम तटीय मैदान पाया जाता है और पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है। लेकिन इनके पूर्व और पश्चिम में क्या है, सागर हैं, तो उन सागरों से पहले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा तटीय मैदान हो गया। लेकिन इसकी उत्पत्ति की हम बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं और दो मतों में चूंकि दोनों तटों के लिए एक एक मत की बात करेंगे। इस तट की हम बात करते हैं तो इस तट की उत्पत्ति का प्रमुख कारण यह है कि इसका अवतलन हुआ है, मतलब यह भ्रंश के सहारे, एक भ्रंश रेखा या भ्रंश लाइन के सहारे यह भाग टूट करके क्या हो गया है, नीचे गिर गया है, नीचे समुद्र के नीचे चला गया है, टूट करके समुद्र के नीचे चला गया है। और जब टूट करके समुद्र के नीचे चला गया है तो इसका निर्माण किससे हुआ है, भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और जब भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है तो पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट का ढाल तीव्र है या अधिक है। हमारे जो भारत का पश्चिम तटीय मैदान है, इस पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, निमज्जन क्रिया के कारण द्वारा हुआ। मतलब क्या हो गया, पर्वत भ्रंशन के सहारे नीचे दब गए और जब नीचे दब गए तो वहाँ पे जल पाया गया और उसी पे जो रेत या मिट्टी का निर्माण हुआ है उसी को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। यह अपेक्षाकृत तीव्र है और इसी तीव्रता के होने के कारण पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। ठीक है, पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है। हालांकि बंदरगाहों का हमारा अलग से एक चैप्टर होगा, एक क्लास हम बंदरगाहों पे ही बताएंगे और उसमें भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उन प्रमुख बंदरगाहों के अवस्थिति, राज्य, विशेषताएं, किस वस्तुओं का आयात और निर्यात वहाँ से होता है, ये सारे का एक क्लास हम लेंगे। लेकिन नाम आया है तो मैं बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, भ्रंशन के द्वारा। और यह भाग अधिक ढाल वाला है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक पाई जाती है। जबकि इसकी हम बात करते हैं तो इसका निर्माण ना किसी भ्रंशन के द्वारा हुआ है ना किसी बलन के द्वारा हुआ है, बल्कि हुआ किसके द्वारा है, इस भाग का निर्माण इस क्षेत्र से लाई गई समस्त नदियों के निक्षेपण क्रिया से, डिपोजिशन एक्टिविटी से हुआ है। डिपोजिशन या निक्षेपण क्या होता है, तो जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो प्रवाहित होते समय अपने मार्ग में मिलने वाले लूज मटेरियल, मतलब अवसादी चट्टानों का या आग्नेय चट्टानों का क्या करती हैं, अपक्षय और अपर्दन करती हैं। और जब अपक्षय करती हैं तो अपक्षय के बाद वह अपर्दन के स्वरूप उसके साथ चल देते हैं और चल देते हैं तो इस हिस्से में आने के बाद नदियों का ढाल कम, और ढाल कम होने की वजह से जो उनके साथ मलबा या पदार्थ होता है वह उनके मुहाने पे जमा होता रहता है। और मुहाने पे जब जमा होता रहता है तो इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादी चट्टानों से बना है, इसलिए इसका ढाल मंद होता है। और ढाल मंद होने के कारण इसकी चौड़ाई भी अधिक होती है। ठीक है, ढाल मंद है और चौड़ाई अधिक है, जबकि इसका ढाल तीव्र है और चौड़ाई कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से हमारे दो तरह के तटीय मैदान हो गए। और इन दो तरह के तटीय मैदानों को यदि हम देखें तो कई तटों में बांटा गया है। इन दो तरह के तटीय मैदानों की यदि हम बात करते हैं तो इनको पुनः कई तटों में बांटा गया है। और जब कई तटों में बांटा गया है तो सबसे पहले तट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम क्या है, दमन। यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है जिस द्वीप का नाम क्या है, दमन। ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम क्या है, दमन। और दमन के बाद यदि हम आगे चलते हैं तो इस हिस्से में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक राज्य मिलता है और उस राज्य को एक नाम दिया गया, वह नाम क्या है, गोवा। यहाँ पे जो पाया जाता है इसको क्या नाम दिया गया है, गोवा नाम दिया गया है, इसका नाम है गोवा। गोवा। और गोवा से जब नीचे हम और आते हैं तो कौन सा स्थान पड़ेगा हमें, कर्नाटक का हिस्सा पड़ेगा। और उस कर्नाटक के हिस्से में यदि हम बात करते हैं तो वह यहाँ पे आता है।
यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यही क्या है हमारा, केप कमोरिन है। इसका नाम है केप कमोरिन, इसका नाम है केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन। तो यहाँ पे इस हिस्से में यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ तट जो हमारे हैं, उन तटों की विशेषताओं पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला तट जो हमारा होगा, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट। इसका नाम क्या दिया गया है, यहाँ से देखेंगे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, गुजरात से, और कहाँ तक, दमन तक। इस हिस्से को हम नाम क्या दिया गया है, काठियावाड़, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, ठीक है। और काठियावाड़ तट की यदि हम बात करते हैं तो ये किस राज्य में पाया जाता है, तो इस राज्य का नाम क्या होगा, गुजरात में। सॉरी, एक मिनट, ठीक है। यह किस राज्य में पाया जाता है, तो इस राज्य का नाम होगा आपका गुजरात, गुजरात में यह पाया जाता है काठियावाड़ तट। उसके बाद दूसरे तट की हम बात करते हैं, तो जो दूसरा तट है, इस तट को कहा जाता है कोंकण तट। इस तट को नाम दिया गया है कौन सा, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट। और इस कोंकण तट की यदि हम बात करते हैं तो यह विशेष रूप से कहाँ पे पाया जाता है, यह पाया जाता है हमारे महाराष्ट्र में, यह पाया जाता है महाराष्ट्र में, यह पाया जाता है महाराष्ट्र में। उसके बाद यदि हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे जो तीसरा हमारा जो पाया जाता है वह यहाँ तक, यह कहाँ पे पाया जाता है, विशेष रूप से हमारे कर्नाटक में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और यह कहाँ पे पाया जाता है, यह विशेष रूप से पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, कर्नाटक में पाया जाता है। और इसके नीचे यदि हम चलते हैं तो इसके नीचे हमारा अगला और अंतिम तट पाया जाता है, जिस तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट, मालाबार तट। और जो यह मालाबार तट है, इस मालाबार तट का विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो दो राज्यों में पाया जाता है। पहला कौन सा, कर्नाटक, कर्नाटक प्लस केरल में, दो राज्यों में इसका विस्तार है। तो पश्चिमी जो हमारा तट है, पश्चिमी तट, यह पश्चिमी तट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कच्छ के रण से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, कन्याकुमारी या केप कमोरिन तक है, ठीक है, केप कमोरिन। और केप कमोरिन क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह जो हमारा है वह क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके दक्षिण में भारत का कोई भी हिस्सा स्थित नहीं है, ठीक है। तो मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। वैसे तो यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पारासन बिंदु, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो यह हमारा इस हिस्से के तट हो गए। कौन कौन सा आप देखेंगे, सबसे उत्तर में कौन सा है, काठियावाड़, उसके नीचे कौन सा, कोंकण, कोंकण के नीचे कौन सा है, कन्नड़, और कन्नड़ के नीचे कौन सा है, मालाबार तट। लेकिन ये जो तट पाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो काठियावाड़ तट किस राज्य में पाया जा रहा है, गुजरात में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कोंकण तट कहाँ पे पाया जा रहा है, तो कोंकण तट पाया जाता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कन्नड़ तट कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में। और मालाबार तट कहाँ पे पाया जाता है, तो मालाबार तट कहाँ पे पाया जाता है, केरल में प्लस कर्नाटका में भी पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो पूर्वी तट आएगा। और जब पूर्वी तट आएगा तो पूर्वी तट को भी यदि हम देखें तो यह यहाँ से स्टार्ट होता है
केप कमोरिन से और कहाँ तक चला जाता है, केप कमोरिन से स्टार्ट होने के बाद इस हिस्से में एक नदी आकर के गिरती है, इस हिस्से में यहाँ पे एक नदी आकर के क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है और इस नदी का नाम क्या है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी के इस हिस्से से यदि जाएं तो यहाँ पे एक नदी आकर के गिरती है यहाँ पे, और यह भी यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है, इसका नाम क्या होगा, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। ये दोनों नदियाँ हो गई। और देखेंगे एक चीज़ विशेष रूप से आज एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, ठीक है, या सहपाठी भी हम कह सकते हैं, उनका एक दिन कमेंट आया था और उस कमेंट के माध्यम से उन्होंने मुझे सुझाव दिया, और सुझाव यह था कि सर यदि आप लेक्चर दे रहे हो तो उस लेक्चर में जो वर्ड आ रहे हैं, जो क्रिटिकल हैं या जो नए वर्ड हैं, उन वर्डों को या उन शब्दों को आप एक्सप्लेन कर दिया करिए। और शायद उस समय मैं पढ़ा रहा था एक्चुअरी और डेल्टा के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। उनका कहना था कि सर ये बता दो आप डेल्टा किसे कहते हैं, और सर ये बता दो एक्चुअरी किसे कहते हैं। तो सीधा सा यदि हम देखें, जैसे यहाँ पे एक रफ के तौर पे हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास, और एक ग्लास में क्या है, पानी, ठीक है, पानी का जार है, इसको हम क्या कहते हैं, पानी का जार है, ठीक है। और पानी का जार यह है तो हम यहाँ से इसको गिराएं ऊपर से, इसको यदि यहाँ से हम गिराते हैं तो यह पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति को यदि हम देखें तो मान लेते हैं यह हमारा पानी का जार जो होगा अब कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, और जब इस तरह का होगा तो यह जो जल होगा वह जल क्या होगा, गिरने लगेगा। यह जो जल होगा वह जल कहाँ जाएगा, ज़मीन पे, और जब ऊपर से जल ज़मीन पे नीचे जाता है तो यहाँ पे एक इस तरह की आकृति बनाता है, ठीक है। इस तरह की जो आकृति बनाता है, इसी आकृति को ही क्या कहते हैं, इसी आकृति को एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। इस आकृति को क्या कहेंगे, एस्चुअरी कहेंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करें, एक गिलास पानी ले लें और एक गिलास पानी को इतना ऊपर से ज़मीन से गिराएं, और जब गिराएंगे नीचे तो नीचे यदि आग्नेय चट्टान नहीं होगी और सादी चट्टान होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की आकृति बनेगी, और इस तरह की आकृति को एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बह रही हैं, जिसमें विशेष रूप से नर्मदा और ताप्ती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती आप जैसे अभी बताए हैं कि तट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के या पश्चिमी घाट के नीचे दबने के कारण हुआ है, तो वहाँ पे तो ठोस मटेरियल पाया जाएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये जल में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि ऊपर से लगातार गिरता रहे तो वहाँ पे भी वह इस तरह की आकृति का निर्माण कर देगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, एस्चुअरी के नाम से जानेंगे। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास में पानी, ठीक है, इस ग्लास में पानी, और हमारा धरातल यह क्या है, हमारा धरातल है, यह भी क्या था, धरातल ही था, यह भी धरातल ही था। अब यदि इस धरातल की हम बात करते हैं तो यह पहली स्थिति हो गई, और दूसरी स्थिति की बात करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ग्लास था या जो ग्लास का पानी था, इस ग्लास के पानी को हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अब जब ऐसे कर दिया तो इसमें जो भी पानी था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो जो भी इस हिस्से में थोड़ा सा धूल कण इत्यादि होगा वो बह करके आकर के इस हिस्से में क्या होता है, जमा होता है। तो जो इस हिस्से में जमा होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, डेल्टा का नाम देंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा का नाम देंगे। मतलब क्या होता है कि इस हिस्से में जल का वेग कम हो जाता है, ढाल भी कम होता है, तथा जुब जल अपने साथ जो कुछ भी बहा के ले गया रहता है तो समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पे जमा कर देती है, और जब मुहाने पे जमा कर देती है तो उस आकृति, वहाँ पे जो आकृति बनती है उसको डेल्टा कहते हैं। अच्छा, ये डेल्टा शब्द कहाँ से लिया गया, तो गणित से लिया गया, लेकिन डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग भूगोल के लिए इस तरह की आकृतियों को देख करके डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं इतिहास का जनक। इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को माना जाता है क्योंकि हेरोडोटस जब मिस्र या सिकंदरिया गए थे तो उन्होंने देखा कि नील नदी का जो मुहाना है,
या नील नदी का जो भूमध्य सागर में गिरते समय जो आकृति बन रही है वह डेल्टा के रूप में है। इस प्रकार की आकृति है, लेकिन कैसा? उल्टा डेल्टा, उल्टे डेल्टे की बात, इसी तरह की डेल्टा की बात किया। ठीक है, तो इसी को देख करके हेरोडोटस ने क्या किया? हेरोडोटस ने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? लेकिन नदियों के मुहाने पे पाई जाने वाली आकृतियों के लिए डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको एस्चुरी समझ में आ गया होगा। और डेल्टा एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ दो तरफ प्रवाहित होती हैं, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ अर्थात अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो बनाएंगे क्या? एस्चुरी का निर्माण करेंगे। लेकिन वही नदियाँ यदि पूर्व की तरफ जा रही हैं अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब कहने का यह है कि इस तट पे एस्चुरी का निर्माण होगा और इस तट पे किसका निर्माण होगा? डेल्टा का निर्माण होगा। और डेल्टा का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ढाल कम है, नदियों की चौड़ाई खूब हो जाती है, नदियों के जल का वेग कम हो जाता है, इसलिए उनके साथ जो भी मटेरियल्स होते हैं वे सारे मटेरियल्स इस तटों पे जमा हो जाते हैं और इस तरह से क्या होती है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अब तक इसको वीडियो से देख करके नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यदि हम पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट की यदि हम बात करते हैं तो इस पूर्वी तट में यहाँ पे कृष्णा नदी का डेल्टा और यहाँ पे गोदावरी नदी का डेल्टा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरे नंबर पे कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों नदियाँ हैं और इन दोनों नदियों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो तट पाया जाएगा इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा नाम दिया जाता है? कोरोमंडल तट। और यह कोरोमंडल तट कहाँ पे पाया जाता है? तो यह कोरोमंडल तट पाया जाता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, भारत के किस हिस्से में लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है तो वही हिस्सा यह है, यहाँ पे लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। मतलब क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब हमारे वहाँ से मानसूनी वर्षा जो होती है वो समाप्त होती है तो उस समय लौटते हुए मानसून द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। और जब इस स्थान पे शीतकाल में वर्षा होती है तो यहाँ पे धान की 3 फसलें, एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाते हैं। और जब धान की 3 फसलें उगाते हैं तो यहाँ पे धान का उत्पादन अधिक होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस तट को अन्न भंडार तट के नाम से जानते हैं। इस तट को क्या कहते हैं? अन्न भंडार तट। ठीक है, कौन सा नाम दिया जाता है? अन्न भंडार तट कहते हैं इसे, अन्न भंडार तट। मतलब यहाँ पे क्या होता है? खाद्यान्न का खूब भंडार पाया जाता है, क्योंकि 3 बार वर्षा होती है तो चावल का उत्पादन खूब होता है। आगे चलते हैं तो इसके बाद इस हिस्से की यदि हम बात करें तो इस हिस्से को नाम दिया गया है उत्तरी सरकार तट। इसको नाम दिया गया है उत्तरी सरकार तट नाम दिया गया है। और जो उत्तरी सरकार तट नाम दिया गया है यह कृष्णा तथा कावेरी नदियों के मध्य में है। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य में है। और यह कहाँ पे पाया जाएगा? यह पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके आगे और हम चलें, जब इसके आगे और हम चलते हैं तो इस हिस्से में एक और तट पाया जाता है। और जो इस हिस्से में तट पाया जाता है इस तट को नाम दिया गया है उत्कल तट। इसको नाम क्या दिया गया है?
उत्कल तट का नाम दिया गया। और जो उत्कल तट है यह कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके पाए जाने की यदि हम बात करते हैं तो यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल प्लस कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, तो यह यहाँ पे पाया जाता है। अब यदि एक चीज़ और हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक तट पाया जाता है, इसको आंध्र प्रदेश तट के नाम से जाना जाता है। इस हिस्से में जो यह संपूर्ण तटीय भाग है, इस संपूर्ण तटीय भाग को हम नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है आंध्र प्रदेश तट का नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्तरी सरकार भी तट है और यह भी हिस्सा मिला करके क्या होता है, आंध्र प्रदेश तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इस हिस्से में मुख्य रूप से 3 तट, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इस हिस्से में कितने, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट पाए जाते हैं। दोस्तों अब इस हिस्से में यदि हम और आगे चलें तो एक चीज़ देखेंगे, यहाँ की विशेषताएं कुछ होती हैं, इस हिस्से की कुछ विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे नोट में हम लिखने का काम करेंगे, नोट में लिखने का काम करेंगे। और पहला नोट हमारा होगा क्या, यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ का मतलब पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, पूर्वी तट पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरी चीज की यदि बात करते हैं तो पूर्वी तट कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। पूर्वी तट कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, और पश्चिमी तट कैसे होते हैं, सकरे होते हैं या पतले होते हैं। और तीसरा है इसका निर्माण या पूर्वी तट का निर्माण, पूर्वी तट का निर्माण, पूर्वी तट का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, पूर्वी तट का निर्माण जो है किससे हुआ है, अवसादों के निक्षेपण से। अच्छा, एक चीज दोस्तों विशेष रूप से देखेंगे, पूर्वी तट पर पाए जाने वाले झीलों को क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं, लैगून कहते हैं। अब भैया यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भैया लैगून क्या होता है। लैगून यहाँ पे पाए जाते हैं, देखिए इस हिस्से में लैगून पाए जाते हैं। तो लैगून किसे कहते हैं, लैगून का मतलब यह होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि यह हमारा स्थल तट है, यह तट है और इसी तट में किसी कारण से ऐसे जल का जमा हो गया। मतलब यदि देखें यहाँ पे यदि जल पाया गया, यह क्या है, यह हिस्सा किसका है, यह सागर है, सागर, और यह क्या है, स्थल है, स्थल। और यही जो होगा इसी को हम क्या कहेंगे, यही जो हिस्सा होगा इसी हिस्से को नाम दिया गया है लैगून। इसी हिस्से को क्या नाम दिया गया है, लैगून नाम दिया गया है। मतलब कहने का यह है कि जो सागर तट या स्थल का तटीय भाग कटा फटा अवस्था में होता है, उस कटी फटी अवस्थाओं के अंदर जल प्रवेश करके रुक गया तो उसी को हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। कभी कभी एक चीज़ और स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि यह स्थिति ऐसे हो गई, सागर के धाराओं के कारण यह हिस्सा जो होता है कुछ कटफट गया, और जब कुछ कटफट गया तो यहाँ तक तो जल प्रवेश कर गया, इसे लैगून तो कहते हैं। लेकिन कभी कभी इस हिस्से में प्रवाल भित्तियों का जन्म हो जाता है। किसका, प्रवाल का, प्रवाल भित्तियों का जन्म हो जाता है।
अब जब प्रवाल भित्तियों का जन्म होता है तो ये प्रवाल भित्तियां क्या हो गई, अवरोधक के रूप में कार्य करने लगी। मतलब सागर का जल इस जल से अलग हो गया, चाहे यह जल सागर के जल से अलग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सागर का जल आता नहीं है। जब ज्वार भाटा आता है तो यह जल इसमें प्रवेश कर जाता है, तो इसमें जल बना रहता है और सागर से जुड़े होने की वजह से यह खारा है, यह खारा है। तो पूर्वी तट पे जो पाए जाने वाले झील होते हैं उन झीलों को, और ये झील कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो जो प्राकृतिक झील होते हैं इन्हीं झीलों को किन नामों से जाना जाता है, तो इन झीलों को पूर्वी तट पे हम क्या कहते हैं, लैगून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लैगून के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ देखेंगे, इसी हिस्से में एक झील पाई जाती है, इसी हिस्से में एक झील पाई जाती है जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और इस लैगून झील का नाम क्या है, इसका नाम है चिल्का झील। इसका नाम क्या है, चिल्का झील, चिल्का झील। और यह जो चिल्का झील है इसकी विशेषता क्या है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लिख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील है। ठीक है, यह क्या है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और जब भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है तो यह क्या होगी, सबसे बड़ी खारे जल की भी झील होगी। ठीक है, इसके नीचे और हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ एक दो और झील पाए जाते हैं। यहाँ पे एक झील पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। यहीं पे एक और झील पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, यहीं पे एक झील पाया जाता है जिस झील का नाम क्या है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। और यह जो पुलिकट झील पाया जाता है इसकी भी विशेषता है, यह भी कैसा झील है, यह भी लैगून झील है। यह भी जो है आपका लैगून झील है, यह भी क्या है, लैगून झील पाया जाता है। इसके बाद एक और झील पाया जाता है इस हिस्से में, और वह जो झील पाया जाता है उस झील का वह इस हिस्से में झील पाया जाता है और इसका नाम क्या है, कोलेरू झील। वह इस हिस्से में झील एक पाया जाता है, इस झील का नाम क्या है, कोलेरू झील है, कोलेरू झील। और यह कोलेरू झील कैसा है, डेल्टाई झील है। मतलब क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में कभी कभी खाली स्थान में जल रुक जाता है तो उसको डेल्टाई झील के नाम से जानते हैं। तो इस हिस्से में कोलेरू झील और यहाँ पे लैगून झील जिसका नाम क्या है, पुलिकट। और यह विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और यह टोटली रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह कहाँ पे, उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ पे और ध्यान देंगे, इस हिस्से में भी झील पाई जाती हैं। और इस हिस्से में जो झील पाई जाती हैं वह दो झीलें हैं। एक तो यहाँ पे पाई जाती है झील, एक झील जो है यहाँ पे पाई जाती है और एक झील जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो इस झील का नाम क्या होगा, इस झील का नाम जो होगा बेम्बनाद झील। इस झील का नाम जो होगा वह क्या होगा, बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील। और इस झील की विशेषता क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। यह जो झील है वह क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। यह जो झील है वह भारत की सबसे लंबी झील है। इसको क्या कहते हैं, बेम्बनाद झील। अच्छा, इसी बेम्बनाद झील में एक द्वीप पाया जाता है जिस द्वीप का नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप है। और इस द्वीप, इस झील में, इस झील की यदि बात करते हैं तो यह जो बेम्बनाद झील है इस झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। यदि एग्जाम में पूछ दे कि नौकायन प्रतियोगिताएं मतलब नाव की प्रतियोगिता, नाव दौड़ाने की या नाव तैराने की प्रतियोगिता होती है तो वह किस झील में होती है, तो बेम्बनाद झील में होती है। और बेम्बनाद झील क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। हालांकि इस पूरे झीलों का मैं एक क्लास अलग से लूँगा, पूरे भारत में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन झीलों का एक अलग से क्लास चलेगा। ठीक है, तो यह हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक झील पाई जाती है इस हिस्से में, और इस झील को नाम दिया गया है कौन सा, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील।
अष्टमुडी झील पाई जाती है। तो यह विशेष रूप से ये दो झीलें पाई जाती हैं और ये दोनों झीलें कैसी हैं? लैगून झील ही हैं। यहाँ पे ये दोनों कैसी हैं? लैगून झील का उदाहरण है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये दोनों की दोनों क्या हैं? लैगून झील हैं, लैगून झील हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, और जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि यहाँ पे हम नोट के रूप में लिखते हैं, यहाँ पे हम नोट के रूप में लिखते हैं। और यह नोट क्या होगा हमारा? नोट यह होगा कि पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर लैगून झीलों को, लैगून झीलों को एक नाम दिया गया है और वह नाम क्या होता है? कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो झीलें पश्चिमी तट पे पाई जाती हैं, जो झीलें पश्चिमी तट पे पाई जाती हैं, उन झीलों को नाम क्या दिया गया है? कयाल नाम दिया गया है। कौन, क्या नाम दिया गया है? कयाल। मतलब पश्चिमी तट पे पाए जाने वाली झीलों को नाम दिया गया है, वह नाम क्या है? कयाल दिया गया। अब आगे एक चीज़ और देखेंगे, तो इनकी चौड़ाई, चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से लेकर के 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से 120 किलोमीटर, और जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट की चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी पाई जाती है? इसकी चौड़ाई पाई जाती है कितनी? 64 से लेकर के और कितनी? 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट कैसे हैं? पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट सकरे या पतले हैं, जबकि पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट कैसे हैं? लंबे, चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ चीज़ों की और हमें चर्चा करनी है। इन तटों पे बड़ी बड़ी नदियां आकर के गिरती हैं, तो उन नदियों की यदि हम बात कर लें तो पूर्वी तट की नदियां, पूर्वी तट की नदियां, तो जब पूर्वी तट की नदियों की हम बात करते हैं तो पूर्वी तट की नदियों में कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। पहली नदी का नाम क्या होगा? हुगली नदी होगा। कौन सा? हुगली नदी होगा। हुगली नदी के जस्ट नीचे कौन सा आएगा? कौन सा आएगी आपकी? इसका नाम देखिए, जिस पे स्वर्ण रेखा बाद है, महानदी आएगा। कौन सा आएगा? महानदी आएगी। महानदी के नीचे आते हैं तो तीसरी नदी बड़ी कौन सी आ जाएगी? गोदावरी आएगी, गोदावरी। उसके नीचे आएंगे तो कौन सी आएगी? चौथी कृष्णा आएगी, कृष्णा नदी आएगी। कृष्णा के नीचे आएंगे तो कौन सी आ जाएगी? कावेरी आ जाएगी, कावेरी, कावेरी। ये महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की नदियाँ होंगी पूर्वी तट की। जबकि पश्चिमी तट की नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे नदियों में देखेंगे तो यहाँ की नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? पहली नदी का नाम क्या होगा? तो पहली नदी आपकी आ जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन सी आएगी? ताप्ती आएगी। ताप्ती के बाद कौन सी आएगी? मांडवी आएगी, मांडवी आएगी। मांडवी के बाद कौन सी आएगी? पेरियार आएगी, पेरियार आएगी। और अंतिम में कौन सी आएगी? भरतपुझा नदी आएगी। ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं इस क्षेत्र में बहने का काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे कि इस तटीय मैदान पे 13 प्रमुख बंदरगाह, भारत के 13 बड़े या प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं। उन बंदरगाहों की थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बंदरगाहों का भी एक अलग से मैं क्लास लूँगा। और बंदरगाहों में देखेंगे, एक यहाँ पे बंदरगाह पाया जाएगा जिसका नाम क्या होगा? कांडला। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम क्या है? दाहेज। और दाहेज भारत का रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा? मुंबई। और मुंबई से दक्षिण में आएंगे तो नाहवा सेवा,
या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आएगा, और उसके नीचे आएंगे तो कौन सा, गोवा में मर्मागोवा, और मर्मागोवा के नीचे आएंगे तो कर्नाटक में मंगलूर बंदरगाह, और मंगलूर बंदरगाह के नीचे आएंगे तो केरल में कोच्चि बंदरगाह पाया जाता है। जबकि यहाँ से पुनः ऊपर चलते हैं तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, फिर उसके बाद से चेन्नई, और चेन्नई के थोड़ा सा ऊपर एन्नौर बंदरगाह पाए जाते हैं, ये पूर्वी तट के। उसके बाद आपको विशाखापत्तनम मिल जाएगा, और विशाखापत्तनम के बाद पारादीप या हल्दिया बंदरगाह मिलेगा, और लास्ट में कोलकाता बंदरगाह मिल जाता है। तो इस तरह से टोटल 13, दाहेज बड़ा बंदरगाह नहीं है लेकिन रासायनिक बंदरगाह, इसलिए उसका मैं नाम ले लिया हूँ, तो दाहेज को लेकर के 14 हो गए। तो 14 ना गिनिएगा, कौन कौन से 13 गिनना है, कांडला, मुंबई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से कौन सा, मार्मागोवा, मार्मागोवा के बाद मंगलुरु, मंगलुरु के बाद कौन सा, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। ये टोटल 13 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, आप लोगों को लग रहा हो कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।